समुद्र के तले समुद्र की गहराइयों में दफन एक रहस्य है। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा समुद्री जहाज जिसे बनाने वाले ने नाम दिया था कभी ना डूबने वाला जहाज। एक ऐसा जहाज जिसे लगभग 1100 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया था। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, जिसका नाम है टाइटैनिक। एक ऐसा जहाज जो उस समय पूरे विश्व का सबसे बड़ा जहाज था। एक ऐसा जहाज जो आज तक के इतिहास में सबसे लोकप्रिय जहाज था। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय ब्रिटिश और जर्मन में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज को बनाने की। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसका कद एक आलीशान महल से भी ज्यादा हो और सजावट ऐसी कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं, जो उस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को चुना और इसको जहाज बनाने के लिए करोड़ों का लोन भी दिया। व्हाइट स्टार कंपनी बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए ही फेमस थी। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 3000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलने के लिए एक आलीशान जहाज तैयार कर दिया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो कि पूरी तरह से वाटर टाइट थे, यानी कि अगर किसी एक कंपार्टमेंट में पानी घुस भी जाए तो भी पानी बाकी किसी कंपार्टमेंट में नहीं जा पाएगा। इसकी इसी खूबी के कारण ही इसे अनसिंकेबल यानी कि ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की विशालता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था। इस जहाज में 5 स्टार होटल की तरह बहुत कुछ था, जैसे स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, हीटेड स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक बाथ, टर्किश बाथ, एक स्क्वैश कोर्ट, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 2240 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़े। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था तब इसे देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर इकट्ठे हुए थे। टाइटैनिक जब क्वींसटाउन आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक को उसके रास्ते में आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 अन्य जहाजों द्वारा आइसबर्ग होने की चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन कैप्टन स्मिथ ना ही जहाज की रफ्तार कम करना चाहते थे और ना ही चेतावनियों को गंभीरता से ले रहे थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी काली रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सकें, लेकिन उनके पास समुद्र में दूर तक देखने के लिए कोई दूरबीन भी नहीं थी। ये एक ऐसी लापरवाही थी कि अगर उनके पास दूरबीन होती तो खतरे को कुछ ही किलोमीटर पहले देख सकते थे और जहाज आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता। उस रात समुद्र एकदम शांत था और अंधेरी रात थी। चांद नहीं दिखाई दे रहा था और बस तारों की हल्की रोशनी मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लीट ने जहाज के ठीक सामने एक सफेद रंग का पहाड़ देखा। ये देख फ्रेडरिक तुरंत समझ गया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग यानी कि हिम पर्वत है। फ्रेडरिक फ्लीट ने एक क्षण भी ना गवाते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही जहाज की मॉनिटरिंग कर रहे क्रू जहाज को मोड़ने की कोशिश में लग गए। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिश की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के दाएं ओर का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से जोर से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इसने 3rd क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया था। जैसे ही खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि ये जहाज डूब नहीं सकता। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब जहाज
को एक जगह रोक दिया गया और इंजन भी बंद कर दिए गए। पूरे जहाज पर अफरा तफरी और खौफ का माहौल बन गया। जब टाइटैनिक की जोरदार टक्कर हुई तो आइसबर्ग के दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट्स को 300 फीट तक चीर दिया और जिससे सभी कीलें निकल गई और आपस में जुड़ी प्लेट सरक गई और पानी तेजी से जहाज के अंदर आने लगा। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तब थर्ड क्लास में रहने वाली सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक करके सभी कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाए, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थी। एक बोट की कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी, लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही चढ़ाया गया और सबसे पहले उन लोगों को लाइफ बोट में बिठाया गया जो या तो बहुत ही अमीर थे या बच्चे और लेडीज। इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोट्स होनी चाहिए। अपनी कैपेसिटी से लगभग आधी लाइफ बोट्स ही इस जहाज में लेकर गए थे कैप्टन, क्योंकि उन्हें भी यही लगता था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, तो जब जहाज डूबेगा नहीं तो लाइफ बोट की जरूरत ही क्या है। और तो और शुरू में कई नावों को बिना भरे ही जाने दिया गया और इसकी वजह से और ज्यादा लोगों की जानें गई। दूसरी साइड जहाज के 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के आगे का हिस्सा डूबने लगा, जिससे जहाज का पिछला भाग ऊपर उठना शुरू हो गया। जहाज के कैप्टन ने क्रू को ऑर्डर दिया कि रेडियो सिग्नल भेजो, शायद कोई जहाज आसपास हो और हमारी हेल्प करने के लिए आ जाए। तभी जैक फिलिप्स जुट जाते हैं सिग्नल भेजने के लिए। वो सिग्नल लगातार भेजते रहते हैं। 12:20 पर आरएमएस करपेथिया का एक जहाज जो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर ही दूर था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि हम लोग आ रहे हैं टाइटैनिक की तरफ, लेकिन अगर ये जहाज अपनी टॉप स्पीड से भी चलता तो भी लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगता उसको टाइटैनिक के पास पहुंचने में, लेकिन इतना टाइम तो टाइटैनिक के पास था ही नहीं। दूसरी ओर बाकी के क्रू मेंबर्स भी कोशिश करते हैं। वो हवा में रॉकेट चलाते हैं ताकि कोई उनके रॉकेट्स को देख ले और उनकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन अफसोस यह कोशिश भी उनकी नाकाम रहती है, जैसे कि ये घटना होनी पहले से ही भगवान द्वारा लिखी जा चुकी हो। आगे से लगभग दबाव बढ़ने के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच में से टूटकर अलग हो जाता है। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में लगभग 1500 लोगों की जान गई। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो डूबकर मर गए और जिन्हें तैरना आता था वो -2 डिग्री सेल्सियस तापमान को झेल नहीं पाए और हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। टाइटैनिक के डूबने के लगभग 2 घंटे बाद जिन 700 लोगों को लाइफ बोट में बिठाया गया था उन्हें बचा लिया गया। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक उसके डूबने के कारण को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आती रही हैं, जिसमें कोई स्टोरी कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार मानती है तो कोई थ्योरी टाइटैनिक की बनावट और उसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बताकर उसे इसका जिम्मेदार साबित करती है। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर के आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरों की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रडार टेक्निक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के क्षेत्र को एक मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़ों की 1,50,000 फोटो और वीडियो इकट्ठा करके टाइटैनिक के मलबे के हर छोटे बड़े टुकड़ों का अध्ययन किया। और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया। टाइटैनिक के डिजाइन और उसको बनाने में इस्तेमाल मटेरियल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और ना ही उसके इस्तेमाल में किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार ही थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग टकराया तो उस समय हजारों टन का दबाव जहाज के नीचे हिस्से पर पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जो कि टाइटैनिक को डूबने का मेन कारण है। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यूफाउंडलैंड के करीब 690 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश एक अरसे से होती रही है, लेकिन कामयाबी 1985 में मिली। उसके बाद से अभी तक 700 से ज्यादा तैराक इस ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं। हालांकि 100 साल पूरे होने से इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण अब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी करती है ताकि इसके मलबे को
गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके। खैर अभी तो 100 साल ही हुए हैं। कहा यह भी जाता है कि आने वाली सदियों में समुद्र से टाइटैनिक के ये निशान भी खत्म हो जाएंगे। आज भी इस घटना को याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कई बार तो आंख भर आती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।